हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में और जानेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है और इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम होता है, सपोज करो ए और बी, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, इनके बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स, सपोज करो यहाँ पे एन ए है और यहाँ पे एन बी है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट अगर क्या करें हम कि इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज कर दे, कोई भी फैक्टर हमने चेंज किया है, क्योंकि मान लो कंसंट्रेशन चेंज कर दी किसी भी की रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, एक की भी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, ये नंबर ऑफ मोल चेंज कर दिए, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इसको आप इसी तरह से मान लो कि सपोज करो कोई झूला है, ठीक है, और उस पर दो लोग बैठे हुए हैं और वो भी क्या है, पूरा झूला मेंटेन है, इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी एक आदमी क्या करता है कि कुछ हाथ पैर हिलाता है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, आगे पीछे होगा, तो ये जो बैलेंस है इस झूले का वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से इक्विलिब्रियम होता है कि कोई भी फैक्टर अगर आपने चेंज किया तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि ये किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब ये या तो आगे की तरफ जा सकता है, फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में गया, इसी को बताने के लिए पिक्चर में आता है ली चैटलियर का प्रिंसिपल। ये इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब ये जो पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये एक स्टेटमेंट के अंदर खत्म है, एक स्टेटमेंट है सिंपल इसका। बट उसी स्टेटमेंट को बार बार हम अलग अलग कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे, कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है उस फैक्टर पे अप्लाई करके देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा हर एक फैक्टर के साथ में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सबका चेंज होने पे ली चैटलियर प्रिंसिपल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के स्टेटमेंट की, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज करते हो, ठीक है, किसी भी फैक्टर में चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जाने पे उस चेंज का जो इफेक्ट है वो कम होने लगे और कम होकर के खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये है पूरा स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि कंसंट्रेशन के ऊपर सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन का, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि कैसे इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है और एक यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो या तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब रिएक्टेंट की भी अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो उसमें आप या तो घटा सकते हो या फिर बढ़ा भी सकते हो कंसंट्रेशन, तो दोनों का इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेकर के चलता हूँ कि ए प्लस बी से इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन और सी और डी बन रहा है। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम है, मेंटेन है, हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन थी लेकिन मैंने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने के बाद किसी न किसी डायरेक्शन में शिफ्ट भी होगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये जो चेंज आपने किया है उसका इफेक्ट कम होने लगे। तो अभी आपने क्या किया है कि ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाने पे ए की कंसंट्रेशन कम हो। तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने पे ए बी के साथ रिएक्शन कर रहा है और सी और डी बना रहा है, मतलब ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी जिसकी वजह से ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी और जब तक कम होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम दोबारा ना आ जाए। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि आप कलर चेंज से, रिएक्शन की कलर चेंज से पहचान सकते हो कि कंसंट्रेशन में चेंज होने से इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको जस्ट कलर देखना है रिएक्शन का और आपको पता चल जाएगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल से कैसे जो है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि फेरिक आयन रहेगा। ठीक है, फेरिक आयन होता है। अब आपको पता है कि जो ये जो डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कैसे कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जो फेरिक आयन है
ये यहाँ पे थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन का, ठीक है, HCN2+। अब यहाँ पे सभी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दोनों का कलर रहेगा, तो इसका जो कलर होता है वो होता है पेल येलो कलर, और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर रहेगा कॉम्प्लेक्स का। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो रेडिश ब्राउन का। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही हम फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को जैसे ही बढ़ाया जाता है, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल से क्या हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन रहेगा, ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या चाहेगा कि इसकी कंसंट्रेशन, बढ़ी हुई जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए। अब उसको कम करने के लिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, जिससे कि ये जो ब्राउन कलर है, ये डार्क ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है डार्क ब्राउन कलर में, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी एक तरह से बढ़ जाती है ब्राउन कलर की, और डार्क ब्राउन कलर देखने को आपको मिलता है। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है, कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। लेकिन अगर क्या करो आप इसी इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे ऐड कर दो सोडियम फ्लोराइड ऐड कर दो, तो अभी ये जो फ्लोराइड आयन है ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे Fe3+ के साथ रिएक्शन करेगा, और Fe3+ के साथ रिएक्शन करके ये बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे Fe3+ की जो कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में यूज हो रही थी वो कम होने लगेगी। तो जब वो कम होगी रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। तो जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो यहाँ पे क्या हुआ कि Fe3+ की कंसंट्रेशन कम होने लगी, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी थी वो हो जाएगी कम, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन का जो कलर है वो ब्राउन से किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पेल येलो से शिफ्ट होने लगेगा। तो इस तरह से कलर चेंज आप पहचान सकते हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि केसी और क्यूसी की वैल्यू को हम कंपैरिजन करके कैसे बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं केसी एंड क्यूसी की वैल्यू। केसी मतलब जो रेट को कोशेंट होता है, ठीक है, और ये क्यू का मतलब है कि रिएक्शन कोशेंट। जब इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो इक्विलिब्रियम पे तो ये जो दोनों वैल्यू है केसी और क्यू वो इक्वली होती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि रिएक्शन है कि A+B से बन रहा है C और D प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे केसी और क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्योंकि इक्वल रहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, C की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन अपॉन में A और B की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक। तो अभी तो इक्वल है, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही अगर आपने A की कंसंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो A की कंसंट्रेशन को जैसे ही बढ़ाओगे तो बिकॉज A तो डिनोमिनेटर में है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, KC की वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Q की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब Q लेस देन KC होता है तो इस केस में क्या होगा कि जब Q की वैल्यू कम हो रही है तो QC क्या होगा, KC से कम होने लगेगा। तो जब Q की वैल्यू KC से कम होती है तो उस टाइम पर रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, Q और KC की वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है, ठीक है। तो अब ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन को कम कर दो, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। एक तरीका ये भी तो है कि सी की कंसंट्रेशन को कम कर दो आप, यहाँ से सी को निकालने लगो, ठीक है। तो सी की कंसंट्रेशन अगर आपने कम कर दी, तो अभी रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस चीज का जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो चीज है, इसी चीज का यूज करके हम इंडस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं जब केमिकल हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे बेनिफिशियल है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं और इससे जो है क्यू की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, और फिर उसको केसी के इक्वल करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा केमिकल्स बनाने के लिए। उसका एग्जांपल अगर हम लें तो जब हम अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड बनते हैं या यूरिया बनता है फील्ड में डालने के लिए, एग्रीकल्चर में यूज होता है, वो सब के लिए अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अमोनिया बना रहे होते हैं तो अमोनिया क्या होती है, गैसियस प्रोडक्ट होती है। तो अब क्या होगा कि जब कभी भी तो क्यू की वैल्यू क्या थी कि सी और डी अपॉन ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सी गैसियस प्रोडक्ट है तो सी को आप यहाँ से रिएक्शन से रिमूव कर सकते हो,
ठीक है। तो जैसे ही इसको रिमूव करेंगे क्यू की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्यू की वैल्यू कितनी है, अमोनिया की कंसंट्रेशन एंड नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आप अमोनिया निकालोगे तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू होने लग जाएगी कम, ठीक है। तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो गैसेस बन रहा है, तो उसको आप रिएक्शन के बीच में ही निकाल सकते हो, और निकाल के क्या करोगे आप, इस गैस को लिक्विफाइड करके साइड बाय साइड निकालते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और इससे रिएक्शन की यील्ड बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इससे अमोनिया का कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जब क्विक लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइन को कैसे बनाते हैं कि CaCO3 से CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे CO2 क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। तो इस गैसियस प्रोडक्ट को आप इक्विलिब्रियम से बाहर निकाल सकते हो, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करके। तो अभी इक्विलिब्रियम का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो कि आप रोजमर्रा की लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े सुखा रहे होते हैं बाहर हवा में, ठीक है, या तो आप कपड़े हवा में सुखाते हो या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर सुखाते हो। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि वहाँ पे सेकिंग हो रही होती है, ठीक है। तो जब आप कपड़ों को सेक करते हो या फिर उनको जो है बाहर हवा में सुखाते हो, तो उसके अंदर क्या फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो कपड़ा रहता है ना, तो जब वो हवा में या हिलता है या सेक करता है, तो क्या होता है कि उसके जो आसपास की जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो जब आप उसको कपड़े को हिलाओगे तो उसके आसपास की मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी, लेकिन कपड़े के अंदर अभी भी मॉइस्चर है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो इसकी मॉइस्चर है ये आसपास के एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम आने के लिए, क्योंकि आसपास तो मॉइस्चर है नहीं अभी, ठीक है। तो ये अपने एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम आने के लिए अपनी जो मॉइस्चर है इसको लूज करता रहेगा, ठीक है, जिससे कि इस कपड़े की जो मॉइस्चर है वो निकल जाती है और ये जो कपड़ा है ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में अपने देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है टेम्परेचर का इफेक्ट। कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से मतलब है कि आप रिएक्शन में एक तरह से हीट दे रहे हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तभी आपको देखने को मिलेगा कि जब रिएक्शन में या तो हीट इवोल्व हो रही हो, मतलब हीट निकल रही हो रिएक्शन के होने पे, या फिर रिएक्शन के होने पे हीट कंज्यूम हो रही हो, ठीक है। तो रिएक्शन का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट तभी आपको देखने को मिलेगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो सपोज करो कि अमोनिया की ही रिएक्शन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2। तो अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो 2 अमोनिया। अब यहाँ पे डेल्टा H दिया हुआ है -94, ठीक है। तो अब ये डेल्टा H की वैल्यू माइनस में होने का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन होने पे, अमोनिया के बनने पे हीट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो अब ये जो हीट निकल रही है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये निकल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे कि अमोनिया से जब N2 और 3H2 बनेगा, तो वो जो रिएक्शन है वो होगी एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो अगर आप क्या करो, इस रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, आप रिएक्शन को हीट दे रहे हो। तो अब रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड में जाने पे वो हीट यूज होगी, ठीक है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि उस हीट को कम करे, तो वो हीट किस साइड में जाने पे कम होगी, जिस जिस साइड में जाने पे वो हीट कंज्यूम हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही वो कंज्यूम होगी, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाई जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अमोनिया आपको चाहिए कि हाँ अमोनिया ज़्यादा बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर पे ही अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो अभी टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं रिएक्शन के, तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन को देख करके, रिएक्शन जो लिखी हुई है उसका प्रेशर तो आप बता नहीं सकते हो, तो उसको कैसे देखोगे आप। तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। तो P जो है प्रोपोर्शनल होता है N के, ठीक है। आपने देखा होगा एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये कह लो आप कि
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी साइड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा उस साइड का, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर मेरे पास 2 रूम है और एक रूम में जो है 2 लोग हैं, एक में 50-60 लोग भरे हुए हैं, तो किस रूम का ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है? ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें 50-60 लोग रहेंगे, तो जहाँ पे नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो कि नंबर ऑफ पीपल कह लो, वहाँ पे जो है प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की, तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे वहीं पे उसी साइड का प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है। तो इसको देखते हैं रिएक्शन से कि जैसे N2O4 एक मॉलिक्यूल है, तो इसके डिसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएट करके 2NO2 ये गैस बनाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर भी ज़्यादा किस साइड रहने वाला है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पे जो है मैंने इक्विलिब्रियम पे, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, तो मैंने क्या किया कि इस पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अगर मैं कहूँ कि इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर के बढ़ने का, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी चेंज आप करोगे इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर क्योंकि आपने बढ़ाया, तो प्रेशर जिस साइड भी कम होगा इक्विलिब्रियम उसी साइड शिफ्ट होना चाहेगा। तो प्रेशर किस साइड कम है, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम रहेंगे। तो ये क्या होगा कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है चेंज ऑफ प्रेशर का, ठीक है। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि हैबर प्रोसेस जो है, हैबर प्रोसेस में आप क्या करते हो, अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि N2 का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि ऐसा क्या करें, प्रेशर में क्या चेंज करें हम कि जिससे कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बताया इक्विलिब्रियम क्या क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्या प्रेशर का चेंज होगा, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा। इसमें क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि प्रेशर में क्या चेंज करना होगा जिससे कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़े। तो अब आपको क्या देखना है कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो अब समझ में ये आ गया कि इक्विलिब्रियम हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब प्रेशर का चेंज करना है हमें। तो अब प्रेशर चेंज देखो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल इसका है, 3 मोल इसके हैं। तो जो रिएक्टेंट साइड है उसमें मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स। वहीं पे जो प्रोडक्ट साइड में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ही बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि इधर 4 मोल है और इधर 2 मोल है। तो प्रेशर किस साइड ज्यादा रहने वाला है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर किस साइड ज्यादा होगा, रिएक्टेंट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में प्रेशर कम रहेगा। तो अगर आपको क्या करना है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो आपको अपोजिट चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो आपको इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि उस बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन की साइड शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पे प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस साइड जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो ये था प्रेशर का चेंज कि अगर इक्विलिब्रियम का प्रेशर चेंज करते हो तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो।